नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कौलिडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब जीके विथ रवि सर में। अपने इतिहास का एक सिलसिला ले रखा था जिसमें चल रहा था अपने चौहानों से संबंधित इतिहास। आज अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं, महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम है? विग्रहराज चतुर्थ, या इसी को कहते हैं बिसलदेव। शासनकाल की बात करें तो 1158 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर रहा था। कि 1158 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठा था और 1163 ईस्वी तक रहा था। पहले अपने विग्रहराज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी करते हैं। तो विग्रहराज का उपनाम बिसलदेव, उपनाम क्या था? बिसलदेव। फिर इसकी कुछ उपाधियां हैं, विग्रहराज की कुछ उपाधियों में सबसे पहले नाम आएगा कवि बांधव का। कवि बांधव, या इसी को कहते हैं कटी बांधव, या इसी को कहते हैं कवि बांधव, कटी बांधव कहते हैं। ये सारी की सारी दोनों उपाधियां किसने दी थी? एक जैनक ने दी थी, कवि जैनक ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ को ये उपाधियां क्यों दी थी? तो विग्रहराज चतुर्थ क्या था? विद्वानों का आश्रयदाता था। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जैनक ने ये उपाधियां दी थी। क्या दी थी? जैनक ने ये उपाधियां दी थी। दूसरी बात, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। चौहानों का क्या कहलाता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल, या इसे कहते हैं क्लासिकल युग, ऐसे को कहते हैं गोल्डन युग। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल क्या कहलाता है? चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहता है। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में दो दरबारी कवि रहते थे। दरबार में कौन रहते थे? दरबारी कवि। कौन रहते थे? दरबारी कवि। दरबारी विद्वान बोल दो, दरबारी कवि बोल दो। क्या बोल दो? दरबारी कवि बोल दो या दरबारी विद्वान बोल दो। एक का नाम था सोमदेव। एक का नाम क्या था? सोमदेव। सोमदेव ने, एक का नाम था ललित नरपति नाल्य। एक का नाम क्या था? नरपति नाल्य। क्या नाम था? नरपति नाल्य। एक का नाम था सोमदेव। कहने का अर्थ यह है कि विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में दो दरबारी कवि रहते थे। एक का नाम था सोमदेव और एक का नाम था नरपति नाल्य। सोमदेव ने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज। कौन सा ग्रंथ लिखा था? ललित विग्रहराज। क्या ग्रंथ लिखा था? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज की रचना विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में किसने की? तो सोमदेव ने की थी। नरपति नाल्य की रचना, नरपति नाल्य ने किस चीज की रचना की थी? बिसलदेव रासो की। किस चीज की? बिसलदेव रासो की। किसकी रचना की थी? बिसलदेव रासो की। तो सुनना भाई, विग्रहराज चतुर्थ पढ़ रहे हैं। शासनकाल की बात करें तो 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। उपनाम की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ का नाम क्या है? बिसलदेव है। उपाधियों की बात करें तो कवि बांधव या कटी बांधव कहते हैं। किसने कहा था? तो जैनक ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ क्या है? विद्वानों का आश्रयदाता था। आश्रयदाता होने के कारण क्या कहा था इसने? जैनक ने इसे कवि बांधव या कटी बांधव कहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, क्लासिकल युग कहलाता है, गोल्डन युग कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में दो दरबारी रहते थे। एक का नाम था सोमदेव, दूसरे का नाम था नरपति नाल्य। एक और दरबारी कवि रहता था जिसका नाम था धर्मघोषपुरी। धर्मघोषपुरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन, कब? एकादशी के दिन गो हत्या पर रोक लगाई। गोवध बोल दो या गो हत्या पर क्या कर दी? रोक लगाई थी। तो याद रखना ये, एक बार यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।
नेक्स्ट बात करते हैं भाई। अपने चल रहा है बिगराज खुद एक विद्वान था और अपने ही दरबार में विद्वानों को आश्रय देता था। खुद एक विद्वान था, ये खुद एक विद्वान था। तो इस वीरराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था। उस नाटक का नाम क्या था? हरिकेली। नाटक का नाम क्या था? हरिकेली। नाटक का नाम क्या था? हरिकेली। हरिकेली नाटक की भाषा बात करें तो हरिकेली नाटक की भाषा की बात करें तो संस्कृति भाषा थी। कौन सी? संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। कुल हरिकेली नाटक में पद कितने थे? तो याद रखना कितने पद थे? 150 पद थे। कितने पद थे? 150 पद थे। कितने पद थे भी? 150 पद थे। इस हरिकेली नाटक में संवाद किस किस के मध्य संवाद था? किस किस के मध्य विचार, किस किस के मध्य बातें हुई थी? याद रखना अर्जुन और शिव के मध्य, अर्जुन व शिव के मध्य संवाद था। क्या था? संवाद था। इस हरिकेली नाटक में कुल कितने पद है? 150 पद। ये 150 पद 2 जगहों पे लगे हुए हैं ना। कहाँ कहाँ? 150 में से यानी कि आधा भाग यानी कि 75 पद कहाँ लगा हुआ है? कहाँ अंकित है? 2.5 दिन के झोंपड़े पर। 2.5 दिन के झोंपड़े पर। कहाँ? 2.5 दिन के झोंपड़े पर। कहाँ लगे हुए हैं? 2.5 दिन के झोंपड़े यानी कि अजमेर में अंकित है। और 75 पद यानी कि आधा भाग कहाँ अंकित है? राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। अब राजा राम मोहन राय का स्मारक कहाँ? तो कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। याद रखना हरिकेली नाटक के कितने भाग हैं? हरिकेली नाटक के कुल 150 पद है। इस 150 पदों को 2 भागों में बांटा गया। आधा भाग का अंकित है तो 2.5 दिन के झोंपड़े पर अंकित है, और आधा भाग का अंकित है राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो याद रखना कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत है। किसने इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना सव्य वीरराज चतुर्थ ने की थी। इस बात का आप स्क्रीनशॉट लेना। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, वीरराज के समकालीन शासक। वीरराज के समकालीन शासक क्या भी? समकालीन शासक। समकालीन शासक कौन कौन है वो देखो भाई। अपने क्या है? राजस्थान का छोटा सा मैप, और यहां पड़ता है दिल्ली। क्या पड़ता है? दिल्ली। दिल्ली पे शासक था तोमरों का। किनका शासक था? तोमरों का। तोमरों में शासक कौन था? उसमें अनंगपाल तोमर था। अनंगपाल तोमर, या इसे अनंगपाल तंवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंगपाल तंवर भी कहते हैं। यहां पड़ता है कन्नौज, और कन्नौज का शासक था विजय सिंह। कन्नौज का शासक कौन था? विजय सिंह। कन्नौज का शासक कौन था भी? विजय सिंह। यहां पड़ता है गुजरात, और गुजरात पे शासक था चालुक्यों का। किनका शासन था? चालुक्यों का। चालुक्यों का शासक कौन था? उसमें कुमारपाल। कौन था भी? कुमारपाल। यहां पड़ता है गजनी, और गजनी पर उसमें किसका शासन था? खुसरो शाह का था। किसका शासन था? खुसरो शाह का। किसका शासन था भी? खुसरो शाह का। यहां अपना पड़ता है क्या? अजमेर बीचों बीच। क्या पड़ता है? अजमेर। और अजमेर पर शासक किसका था? अपना खुद का वीरराज चतुर्थ। वीरराज चतुर्थ का शासनकाल था। ठीक है भाई। थोड़ी सी वैसे की बात करें तो इस केस में 1 मिनट रुक के बात करते हैं। पूछा जाए समकालीन शासक, जब अजमेर का शासक वीरराज चौहान चतुर्थ था, उसमें गजनी का शासक कौन था? तो खुसरो शाह था। जब अजमेर का चौहान जब अजमेर का चौहान वीरराज चतुर्थ था, उसमें दिल्ली का शासक कौन था? अनंगपाल तोमर था। ठीक है। जब अजमेर का चौहान वीरराज चतुर्थ था, उसमें कन्नौज का शासक कौन था? विजय सिंह था।
जब अजमेर का चौहान वीरराज चतुर्थ था, उसमें चालुक्य शासक या गुजरात का शासक कौन था? तो कुमारपाल था। अब क्या होता है, वीरराज चतुर्थ का सबसे पहले यदि किस पे आक्रमण होता है, किस पे आक्रमण करता है? दिल्ली पे आक्रमण करता है। क्योंकि आपने पहले अजमेर में शासन पढ़ा चंद्रराज के समय से क्या है, तोमरों के साथ चौहानों की अनबन चल रही थी। तो उस बात का बदला लेने के लिए वीरराज चतुर्थ ने क्या किया? अनंगपाल तोमर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? अनंगपाल तोमर पे आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया भाई? अनंगपाल तोमर पर आक्रमण, यानी कि कहने का अर्थ है अजमेर विसेज तोमर वंश। ठीक है, अजमेर का शासक कौन? तो वीरराज, और इधर कौन? अनंगपाल तोमर। कौन भाई? अनंगपाल तोमर। दोनों के जब मंडे युद्ध हुआ तो इसमें अनंगपाल तोमर क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। कहने का अर्थ हार जाता है। क्या होता है? हार जाता है। हारने के बाद वीरराज चतुर्थ और अनंगपाल तोमर के मध्य संधि होती है। उस संधि के तहत अनंगपाल तोमर ने क्या किया था? अनंगपाल तोमर ने अपनी पुत्री कपूरी देवी का विवाह किससे कर दिया? किससे करने की बात कही? वीरराज चतुर्थ ने। वीरराज चतुर्थ ने कहा कि मैं हूं भला व्यक्ति, मैं नहीं करता शादी, हाँ लेकिन करवा सकता हूं किसके साथ? अपने भाई के साथ। तो वीरराज चतुर्थ का भाई था सोमेश्वर चौहान। कौन? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान की शादी किसके साथ हो गई थी? कपूरी देवी के साथ हो गई थी। किसके साथ हो गई थी? कपूरी देवी के साथ। अनंगपाल तोमर की पुत्री का नाम था कपूरी देवी। सोमेश्वर चौहान कौन था? तो वीरराज चतुर्थ का भाई था। जब दोनों में प्यार बढ़ा तो परिवार बढ़ा। इन दोनों के यानी कि कपूरी देवी का बेटा कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था भाई। कौन था? तृतीय था। तो ये सर्वप्रथम क्या है, अनंगपाल तोमर पे आक्रमण क्यों किया? क्योंकि चंद्रराज के समय से क्या है, तोमरों के साथ विवाद चला था चौहानों का। उस विवाद को मिटाने के लिए इसने आक्रमण किया। और राजधानी क्या बनी थी इसके समय? अजमेर ही थी। क्या थी? यदि पूछ लिया जाए राजधानी क्या थी, तो राजधानी अजमेर ही थी। फिर भी आपको ऑप्शन में यदि राजधानी अजमेर ना मिले और मिल जाए दिल्ली, तो याद रखना चौहानों के समय या वीरराज चतुर्थ के समय दिल्ली का एकमात्र चौहान शासक जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा था, तो कौन बैठा था? वीरराज चौहान चतुर्थ बैठा था। याद रख लोगे। और देखो भाई, फिर अजयराज ने क्या किया, वीरराज चतुर्थ ने क्या किया? कुमारपाल पे आक्रमण किया और इसे पराजित कर दिया। क्या कर दिया? इसे पराजित कर दिया। उसके बाद किस पे आक्रमण किया? वीरराज चतुर्थ ने किस पे आक्रमण किया? कनौज पे आक्रमण किया और कनौज के शासक विजयराज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। उसके बाद वीरराज चतुर्थ ने कहाँ पे आक्रमण किया? इसके समय खुसरो शाह ने क्या किया? आक्रमण किया और खुद ही क्या हो गया था? आक्रमण करने के बाद खुद ही क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। समझ में आया? अब इन युद्धों के बाद वीरराज चतुर्थ की प्रशंसा इतनी बढ़ी और इसका खौफ इतना होने लगा कि इतना बढ़ने लगा कि वो दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट में। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे इन सभी राजाओं को हराने के बाद वीरराज चतुर्थ की ख्याति इतनी बढ़ गई, किसका? इसको उत्तर भारत से लेकर, यानी कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत यानी मध्य भारत तक सभी जगहों से क्या करने लगा? कर मिलने लगा। यानी कि उत्तर भारत से मध्य भारत, उत्तर भारत में भी कहां से? उत्तर भारत में हिमालय से लेकर मध्य भारत यानी कि विंध्याचल तक इसने क्या वसूला था? कर वसूला था। याद रखना। अब
एक इतिहासकार था जिसका नाम था किलहोरन। किलहोरन, क्या नाम था भाई? किलहोरन। किलहोरन ने जब वीरराज चतुर्थ का इतिहास पढ़ा तो उसे लगा कि यार, उसने कुछ प्रशंसा में कहा कि वीरराज चतुर्थ उन हिंदू शासकों में से एक है जो कालिदास व भवभूति की क्या कर सकता है? होड़ कर सकता है। किसकी भी? कालिदास व भवभूति, भवभूति की क्या कर सकता है? होड़ कर सकता है। कहने का अर्थ है कि ये जो किलहोरन के अनुसार, ये किलहोरन कहना ये चाह रहा है कि वीरराज चतुर्थ कालिदास व भवभूति से भी क्या है? ज़्यादा विद्वान है। ये बात कौन कहना चाह रहा है? ये बात कहना चाह रहा है किलहोरन। क्या रखना? किलहोरन ने वीरराज चतुर्थ की प्रशंसा में क्या कहा? यह उन हिंदू शासकों में से एक है जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। वीरराज चतुर्थ जब दिल्ली पे आक्रमण कर रहा था सुनना भी, एक मिनट और। जब दिल्ली पे आक्रमण करने गया तो वहां पर एक स्तंभ लेख लिखवाया था जिसका नाम है शिवालिक स्तंभ लेख। वीरराज चतुर्थ ने जब दिल्ली पे आक्रमण किया तो वहां पे एक स्तंभ लिखवा के आया था, उसका नाम था शिवालिक स्तंभ लेख। क्या नाम था भी? शिवालिक स्तंभ लेख। क्या नाम था? शिवालिक स्तंभ लेख। पूछा जाए कब लगवाया? कब? तो 1163 ईस्वी में। कब भाई? 1163 में। किसका है? निर्माण किसने करवाया? लिखवाया किसने? लिखवाया किसने? तो याद रखना, किसने? वीरराज चतुर्थ ने। भाषा की बात करें, संस्कृति भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृति भाषा में। क्या कहा गया इसमें वीरराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया है। विष्णु का अवतार बताया गया है। किसका अवतार बताया गया है? विष्णु का अवतार बताया गया है। और बात रखना, ये मूलतः किसका शिवालिक किसका लेख है? तो रखना मौर्य शासक अशोक का है। मूलतः इसने किसने लगवाया था? अशोक ने लगवाया था। अशोक का ये शिलालेख लिखा हुआ था, वहां पे लगा हुआ था। कुछ पंक्तियां किसने अंकित करवाई है? तो याद रखना, किसने करवाई है? वीरराज चतुर्थ ने। तो याद रखना, शिवालिक स्तंभ लेख का संबंध मूलतः किसके साथ है? अशोक का। अशोक द्वारा लगाया। उस पर कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण किसने करवाई है? तो वीरराज चतुर्थ ने। कब करवाई? 1163 में। भाषा कौन सी थी? संस्कृति। और इस स्तंभ लेख में क्या कहा गया? तो वीरराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा गया है। नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखो भाई, सुनना भाई। अब कुछ एक निर्माण करवाया था जिसका नाम था संस्कृति पाठशाला। वीरराज चतुर्थ ने एक पाठशाला का निर्माण कराया था जिसका नाम था संस्कृत पाठशाला। क्या नाम था? संस्कृति पाठशाला। पूछा जाए कहाँ निर्माण करवाया? कहाँ? तो अजमेर में। कहाँ करवाया? अजमेर में। और क्या बोलते हैं? इसके उपनाम भी है। बिल्कुल सर, उपनाम भी है। क्या नाम है? इसे सरस्वती मंदिर कहते हैं। सरस्वती मंदिर कहते हैं। पास में क्या है? सरस्वती का एक मंदिर है, इसलिए सरस्वती मंदिर कहते हैं। अब सरस्वती मंदिर में या सरस्वती माता का उच्चारण कैसे होगा? कंठों से, तो इसे कंठाभरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठाभरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठाभरण भी कहते हैं। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण याद रखना, वीरराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? वीरराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? वीरराज चतुर्थ ने। अब ये निर्माण करवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से मिली प्रेरणा?
किसी को देख के तो मिली होगी। तो एक बार ये कहते हैं कि धार नगरी में गया हुआ था। धार नगरी पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। वहां का एक शासक था भोज परमार। क्या शासक का नाम था? भोज परमार की धारा नगरी की तर्ज पर, क्या भी? भोज परमार की धारा नगरी की तर्ज पर संस्कृति पाठशाला का निर्माण करवाया किसने? वीराज चतुर्थ ने। इस संस्कृति पाठशाला को बाद में तोड़वाया किसने था? किसने तोड़वाया था? तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों तोड़ा? याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके साथ भारत आया था? एक व्यक्ति था, इधर मैं बता रहा हूं, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1191 और 1192 में 2 युद्ध किए थे। त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन के सेकंड युद्ध में हमारा जो राजा होता है अजमेर का पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाता है। तब मोहम्मद गोरी के साथ 2 व्यक्ति आते हैं। एक का नाम था, क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दूसरा था ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती भला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। लेकिन कुत्ता कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अजमेर पे आक्रमण किया, कब? 1194 ईस्वी में। और 1194 ईस्वी में इस संस्कृति पाठशाला को क्या करता है? ये तोड़वा देता है। याद रखना, तोड़वाने के बाद क्या करता है? 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल देता है। तो इतने तक की स्क्रीनशॉट लेना, आगे मैं बताता हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि संस्कृति पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? वीराज चतुर्थ ने करवाया था। और संस्कृति पाठशाला को तोड़वाया किसने था? तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने था। कब तोड़वाया कब? तो 1194 में। तोड़वाने के बाद क्या किया? कुछ नहीं किया भाई। करने के बाद यहाँ पे 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। किसका? 2.5 दिन के झोंपड़े का। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया भी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो एक बात और याद रखना, इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। प्रथम मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। इस राजस्थान की प्रथम मस्जिद में कुल 16 खंबे लगे हुए हैं, इसलिए इसे 16 खंबों का महल कहते हैं। क्या कहते हैं? 16 खंबों का महल कहते हैं। क्या कहते हैं? 16 खंबों का महल कहते हैं। और याद रखना, इस 2.5 दिन के झोंपड़े का या राजस्थान की प्रथम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस मस्जिद को 2.5 दिन की 16 खंबों का महल भी कहते हैं। इस मस्जिद का डिजाइन या वास्तुकार बोलते हैं। वास्तुकार कौन था? डिजाइन किसने तैयार किया था? तो अबू बकर ने किया था। किसने किया था? अबू बकर ने। किसने तैयार किया था? अबू बकर ने किया था। तो याद रखना, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्या किया था? तो याद रखना, संस्कृति पाठशाला को तोड़वा कर करवाया था। इस 2.5 दिन के झोंपड़े में किसका उर्स लगता है? यहाँ पे 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। जॉन मार्शल ने, इतिहासकार जॉन मार्शल ने इस 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए कहा कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई है। क्या हुई है?
2.5 दिन में बनकर तैयार हुई है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। इतिहासकार जॉन मार्शल ने 2.5 दिन की झोंपड़े के लिए कहा कि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। याद रख सकते हो क्या? एक और इतिहासकार था पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन के अनुसार यहाँ पर पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। पर्सी ब्राउन, इतिहासकार पर्सी ब्राउन के अनुसार यहाँ पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? या 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए जॉन मार्शल ने कहा कि 2.5 दिन में तैयार हुई है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। या दूसरी बात, पर्सी ब्राउन ने इसके लिए क्या कहा कि यहाँ पर पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। एक व्यक्ति और बच गया, या 3 इतिहासकार, तो 2 हो गए। तीसरा इतिहासकार कौन? हमारा कर्नल जेम्स टोड। ये तो वैसे ही पीछे नहीं रहता बेचारा, तो हमारा कर्नल जेम्स टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए क्या कहा कि मैंने राजस्थान में इतनी सुरक्षित व प्राचीन इमारत, क्या भी इतनी सुरक्षित व प्राचीन इमारत नहीं देखी। कर्नल जेम्स टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए क्या कहा कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। किसके लिए कहा था? 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट लेना भी। एक मिनट। चले भाई, देखो भाई, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। यदि राजस्थान की दूसरी मस्जिद पूछा जाए तो रखना वो जालौर में, उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाएगा। कौन करवाएगा? अलाउद्दीन खिलजी करवाएगा। याद रख सकते हो। मस्जिद की बात चल रही है, अपने मस्जिद की बात करते हैं तो उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद, उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद, भारत की, क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है भाई? भारत की प्रथम मस्जिद या कहना जुम्मा मस्जिद है। क्या है उत्तर? क्या है हमारा नाम? क्या है? जुम्मा मस्जिद है। पूछा जाए ये जुम्मा मस्जिद कहाँ है, क्या कहना? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। निर्माण 629 ईस्वी में, 629 में। कब हुआ? तो मोहम्मद शाह के जीवन काल में। कब हुआ? मोहम्मद साहब के जीवन काल में। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है, तो जुम्मा मस्जिद कहाँ पे है? तो केरल में है। निर्माण 629 में। किसके समय? मोहम्मद साहब के जीवन काल के समय हुआ था। जीवन काल में, यानी कि जीवन में हुआ था। ठीक है भाई, क्या हुआ था? जीवन में हुआ था। फिर पूछ लिया जाए उत्तर भारत की पश्चिम। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर भारत की, साफ कर दूं, उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद क्या भाई? क्वेश्चन क्या है दूसरा हमारा? पूछ लिया जाए उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद, उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद, उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद, उत्तर भारत की पश्चिम, यानी कि यदि पूछा जाए तो कौन है? कुवैत अल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, कुवैत अल इस्लाम मस्जिद। पूछा जाए कुवैत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली के नज़दीक ही है। कहाँ पे? दिल्ली में है। इस कुवैत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना किसने करवाया था? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन
ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दूसरी बात और सुनना भाई, पूछ लिया जाए। तीसरा हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल रहा है कि 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, कहाँ? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, यदि पूछ लिया जाए 2.5 सीढ़ी की मस्जिद कहाँ है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, तो भोपाल कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। और भोपाल कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद के बारे में कहा था कि एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है ये। एशिया की सबसे छोटी मस्जिद, सबसे छोटी मस्जिद है। एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखो भी, नेक्स्ट देखो। वीराज चतुर्थ के कुछ निर्माण, वीराज चतुर्थ के कुछ निर्माण कि क्या क्या चीज़ों के इसने निर्माण करवाए थे। निर्माण देखो, वीराज चतुर्थ के प्रमुख निर्माण, इसने एक तो बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया था। पूछा जाए कहाँ, तो टोंक में। और इस बिशलपुर बांध की विशेषता क्या है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है ये। क्या अभी? राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है। बात क्लियर? दूसरी बात, इसी बांध का इसके बाद की एक और विशेषता है कि राजस्थान में पेयजल की दृष्टि से, या फिर अपने बोल सकते हैं राजस्थान की ये पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ी परियोजना है। क्या भी? राजस्थान की पेयजल में सबसे बड़ी परियोजना है। अब ये बात आ रही है कि पेयजल में सबसे बड़ी परियोजना तो कौन सी है? बिशलपुर बांध है। यदि ये पूछ लिया जाए कि सिंचाई में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यदि बात की है सिंचाई के अंदर, या जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात की जाए, तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। राजस्थान के कुल 9 जिलों में सिंचाई होती है, उनमें से 8 जिलों में सिंचाई होती है और 1 जिला को पेयजल की आपूर्ति होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए आपका। एक इसने बिशलपुर कस्बे का निर्माण करवाया था। बिशलपुर कस्बे का निर्माण करवाया था। वो कहाँ है? टोंक में। बताने की जरूरत नहीं है, टोंक में है। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट। चले भी, देखो भाई, वीराज चतुर्थ के बेटों की बात करें तो 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक का नाम क्या था? अपार गांगे। एक का नाम क्या था? अपार गांगे। और एक का नाम क्या था? नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। इस अपार गंगा की हत्या कौन कर देता है? पृथ्वीराज सेकंड। और नागार्जुन क्या करता है? जब पृथ्वीराज थर्ड शासक बनता है, इसके समय क्या करता है? विद्रोह कर देता है। जब मैं पढ़ाऊंगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो बताऊंगा कि नागार्जुन के विद्रोह का
गुड़गांव के युद्ध में इसने दमन किया था। तो याद रखना, विराट चतुर्थ के बेटों में अपारगंग सबसे बड़ा था। इस अपारगंग की हत्या कौन करता है? पृथ्वीराज सेकंड करता है। ठीक है, फिर निस्तान मृत्यु होने के बाद शासक कौन मरता है? सोमेश्वर चौहान, और उसी सोमेश्वर चौहान का बेटा होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये उसमें नागार्जुन छोटा होता है तो विद्रोह नहीं करता है, ना विद्रोह का काबिल होता है। इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बनता है, शासक बनते ही विद्रोह कौन कर देता है? नागार्जुन कर देता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना।